स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों, यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की, समझा उसके बारे में। और अब हम उसके जो अलग अलग विभिन्न विभाग हैं, है ना, पार्ट्स हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। चाहे वो महासभा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं सुरक्षा परिषद हो, चाहे वो आपका सचिवालय हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो, सामाजिक और आर्थिक परिषद हो, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये जितने भी इनके यूनाइटेड नेशन और इसके जितने भी सहायक अभिकरण हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है ना। हर बार एक से दो क्वेश्चन तक पूछ लेता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हमने थ्योरी तो ख़त्म कर लिया है। अब हम करेंगे जो इसके इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनका क्या रोल है, ठीक। और आप लोगों से गुजारिश है, जो बच्चे नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीआरएफ कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और एमए पॉलिटिकल साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और जो बच्चे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो वो बच्चे इस वीडियो, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ आप क्या करो, आप निकल जाओ, आपके किसी काम का ये वीडियो होने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए काम करेगा। डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है, अदरवाइज़ कोई उपयोग नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके अलावा साथियों, एक छोटा सा टारगेट रखा था 500 प्लस सब्सक्राइबर का, ठीक है ना। तो ये होता नहीं नज़र आ रहा है। आप शायद मेरे एफर्ट में या आपके एफर्ट में कोई कुछ कमी रह गई होगी, है ना। तो कोई नहीं, एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि चलो दोस्तों से क्लास चालू करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्या सब्सक्राइब होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। महासभा, यह विश्व का उन्मुक्त अंतकरण है, ठीक है ना। क्या है? उन्मुक्त अंतकरण है। वहाँ पे मतलब जहाँ पे आप वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है ना। विश्व का, जहाँ पे मतलब पूरे विश्व के जो नेता हैं वो वहाँ पे बैठ सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। ये छोटे छोटे से कोटेशंस हैं, इनको याद कर लेना। इनमें से पूछ लेता है कि भाई विश्व का उन्मुक्तकरण, महासभा को विश्व का उन्मुक्तकरण किसने कहा, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार से संसद की तरह है। क्या है? संसद की तरह है, संसद की तरह है। संसद में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो क्या होता है, उसमें चर्चा होती है। क्या होती है? चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है ना। तो उसी तरह से ये आई केलवर जो है वो कहते हैं विक्स का उन्मुक्त अनुकरण है, मतलब ऐसा है जो मुक्त है, जहाँ पे आप अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। सीनेट वाइडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद, ठीक है ना, इसे क्या है, विश्व की संसद का है, विश्व की लघु संसद का है। किसने? वांडेनबर्ग ने। अब संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य होंगे ना, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, इनके सभी सदस्यों को इसमें महासभा में बैठने का अधिकार होता है। जैसे ही आप यूएनओ की सदस्यता लेते हैं, ठीक है ना, यूएनओ की सदस्यता लेते हैं, उसी समय ही आप क्या हो जाते हैं, महासभा के भी सदस्य हो जाते हैं, और आपको यहाँ पे बैठने का क्या मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, आपको बैठने का राइट मिल जाएगा। आप इसकी जितनी भी सभाएं होती हैं, ठीक है ना, उनमें आप ले सकते हैं, ठीक है ना, जितने भी अधिवेशन होंगे। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार विमर्श। अब चार्टर के अंदर जो विषय दिए गए हैं ना, ठीक है ना, विषय दिए गए हैं, उन विषयों पर यहाँ पे क्या होगा, विचार विमर्श होगा। क्या होगा? विचार विमर्श होगा। ठीक उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से किसी संसद में होता है, किसी संसद में होता है, ठीक है ना। कोई मुद्दा होगा, उसके ऊपर बहस होगी, ये सारी चीजें होगी। किस पे होगी? आपका इसमें महासभा का जब अधिवेशन चालू होगा, ठीक है ना। तो ये बातें आप याद रखना। प्रतिनिधित्व, महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य होंगे सबको महासभा में क्या प्राप्त होगा? प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, ठीक है ना।
प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। आप प्रतिनिधि तो 5 भेज सकते हो, ठीक है ना, 5 लोगों को भेज सकते हो यहाँ पे, लेकिन मत कितना दोगे? 1 दोगे। क्या दोगे? एक राष्ट्र एक मत। एक राष्ट्र एक मत। एक मत। क्वेश्चन देखो बन गया यहाँ से, एक राष्ट्र एक मत का संबंध किससे है? क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक राष्ट्र एक मत का संबंध किससे है? तो आपको ऑप्शन दे देगा वो, क्या बोलते हैं, जैसे आपका महासभा दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा लोकतंत्र, ठीक है ना, तीसरा दे देगा अभिजात तंत्र, ठीक है ना, और चौथा दे देगा आसियान या सार्क, ठीक है ना, आसियान या सार्क, ठीक है ना, सार्क दे देगा, ठीक है, सार्क गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, सार्क इंग्लिश में। तो ये क्या होगा आपको याद रखना, इसका संबंध महाराष्ट्र से, क्योंकि एक राष्ट्र की बात कर रहा है और एक मत की बात कर रहा है। तो लोकतंत्र में तो चलो एक वोट एक मत होता है, लोकतंत्र में एक वोट एक मत होता है, राष्ट्र नहीं होता है। तो आपके याद रखना है कि ये महासभा से इसका संबंध है, ठीक है ना। देखने में बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे लोकतंत्र पे मार आएंगे और ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है महासभा जो है वो एक राष्ट्र एक मत के उस पर कार्य करती है। सबके वोट और सारे वोटों का मूल्य बराबर है, किसी का छोटा बड़ा वोट नहीं है। प्रतिनिधि को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु वोट देते समय एक देश का वह कितना भी बड़ा राष्ट्र हो अथवा कितना भी छोटा हो, सिर्फ एक वोट ही माना जाएगा, ठीक है ना। एक वोट है, एक राष्ट्र एक वोट, एक राष्ट्र वन नेशन वन, ठीक है ना। वर्तमान में इसके कितने राष्ट्र है? 193 राष्ट्र है, ठीक है। कितने हैं दोस्तों? ये हमने कल भी जिक्र किया था, 193, ठीक है ना। और ये महासभा में भी इतने ही है, और क्या है, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इतने ही सदस्य हैं। मतलब जो यूएनओ का सदस्य हो गया वो महासभा की सदस्यता उसे अपने आप मिल जाएगी फ्री में, ठीक है, कोई उसके लिए अलग से प्रक्रिया नहीं है। अब मतदान की प्रक्रिया क्या है? अब चार्टर 18 के अंदर में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 18 के अंदर में महासभा में मतदान प्रक्रिया का उपबंध किया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बना है, महासभा में मतदान की प्रक्रिया का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 18 के अंदर, ठीक है ना। आर्टिकल 18 के अंदर में क्या किया गया? मतदान प्रक्रिया का। और आप ये आर्टिकल 18 को याद करने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि भाई आप मतदान कब कर सकते हो? जब आप 18 साल के हो जाएंगे। और जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो आर्टिकल 18 यहाँ से याद रखना, ठीक है ना। जैसे ही पूछे वैसे ही 18 पे खींच के मार देना, ठीक है ना, कि आर्टिकल 18 जो है वो क्या करता है? मतदान की प्रक्रिया की का उपबंध करता है। और हम कब वोट कर सकते हैं, मतदान हम कब कर सकते हैं? जब हम 18 साल के हो जाते हैं, ठीक है। अब महासभा में जितने भी सदस्य होंगे ना, सबका सिर्फ एक ही वोट होगा, ठीक है ना। क्या होगा? महासभा में प्रत्येक सदस्य का, जो राष्ट्र सदस्य हैं, राष्ट्र सदस्य हैं, उनका एक ही वोट होगा, एक ही वोट होगा। चाहे वो फिर अमेरिका जैसा सबसे बड़ा राष्ट्र हो, ठीक है, अमेरिका कनाडा जैसा राष्ट्र हो, रूस जैसा राष्ट्र हो, या फिर वो एक क्या बोलते हैं मामूली नेपाल या बांग्लादेश जैसा राष्ट्र हो, ठीक है ना। जैसा चाहे जैसे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके वोट का मूल्य इक्वल ही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा का निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे निर्णय कैसे होंगे भैया? 2/3 बहुमत से, ठीक है ना। क्या मतदान करने वाले उपस्थित होंगे और मतदान करने वालों सदस्यों में से 2/3 में से इसमें निर्णय होगा कि अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है, कि भाई उसे कोई डिसीजन लेना है कि जैसे कि भाई हमें किसी को अपने उसमें शामिल करने, किसी को सदस्यता देनी है नहीं देनी है, या फिर क्या बोलते हैं किसी को कहीं पे शांति सेना भेजनी है, या इस तरह का जो भी कोई निर्णय होगा, कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो सिर्फ सदस्यों के
2/3 बहुमत के निर्णय से के बहुमत से लिए जाएंगे, ठीक है ना, चाहे उसमें उपस्थित हो या फिर एवं मतदान करने वाले, दोनों में, ऐसा नहीं कि किसी एक में नहीं, दोनों में। अब इसका अधिवेशन कब कब होता है ये याद रख लेना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अधिवेशन है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार, सितंबर माह का तीसरा मंगलवार से शुरू होके दिसंबर के मध्य तक चलता है, ठीक है ना, दिसंबर के मध्य तक चलेगा। तो कब होता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार और दिसंबर के मध्य तक चलेगा। तो लगभग ये आप तो समझ लो 3 महीने से कम, 3 महीने से कम हुआ, 2.5 महीने से ऊपर हो गया, 3 महीने से कम हो गया, चलता है इतना, ठीक है ना। एक तो सितंबर हो गया, सितंबर में तीसरा मंगलवार आएगा तो 8 से 10 दिन इधर हो जाएंगे, और अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर, और यहाँ पे दिसंबर के मध्य तक, तो 14 से 15 दिन यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, 14 से 15 दिन यहाँ पे हो गया। तो लगभग कितना हो गया आपका, समझ लो 2 महीने 3 हफ्ते के आसपास इतना ही चलता है इसका, ठीक है ना। तो कब तक चलता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से स्टार्ट होकर और कब तक जाता है? दिसंबर के मध्य तक जाता है। प्रत्येक नियमित सत्र के आरंभ में, जैसे ही मतलब ये सत्र अपना आरंभ करती है महासभा, ये क्या करते हैं, एक नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और 21 उपाध्यक्ष और अपनी 6 मुख्य समितियों के सभापति, चेयरमैन का निर्वाचन करेंगे। तो मतलब सबसे पहले काम ये क्या करेंगे, जैसी सत्र आरंभ होगा ये अपने महासभा का एक नया अध्यक्ष का चयन करेंगे, 21 उपाध्यक्षों का चुनाव करेंगे और अपनी जो 6 मुख्य समितियां हैं उनके सभापति मतलब चेयरमैन का निर्वाचन ये करेंगे, ठीक है ना। तो ये कहते हैं ना निम्नलिखित में से कौन से कार्य महासभा के हैं, तो ये वहां से आपको काम करेंगी, ये जितने भी सेंटेंस हैं ये वहां पे आपको काम करेंगे, महासभा क्या क्या कार्य करती है, ठीक है। समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से महासभा की अध्यक्षता प्रतिवर्ष राज्यों के 5 समूहों, अफ्रीका, ठीक है, फिर एशियाई, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप तथा अन्य राज्यों में बारी बारी दी जाती है। तो ये क्या चाहते हैं भाई, एक लोकतंत्र के कौ है ये, ठीक है ना, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, ये महासभा की जो अध्यक्षता है ना, वो जो हमारे ये प्रमुख महाद्वीप है ना, जैसे अफ्रीकी महाद्वीप, एशियाई महाद्वीप हो गया, पूर्वी यूरोप हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, ठीक है, और अन्य जो राज्य हो गए उनको बारी बारी देते रहते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या हो कि भाई सबको एक प्रकार से सबको अवसर मिले, सबको अवसर मिले, ठीक है ना। लोकतंत्र क्या कहता है, सबके अवसर की बात करता है। तो ये उसी नक्शे कदम पे चलते हैं। और तो ये क्या है कि 5 क्या बोलते हैं, अध्यक्षता प्रतिवर्ष राज्यों के 5 समूह, जिसमें ये 5 समूह एशियाई हैं, पूर्वी यूरोप है, लैटिन अमेरिकी है, पश्चिमी यूरोप है और अन्य राज्यों में बारी बारी ये देते रहते हैं, ठीक है। विशेष अधिवेशन बुलाने का इनका भी क्या है, उपबंध है इसके अंदर। ये विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बहुमत के द्वारा अनुरोध किए जाने पर महासचिव द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है ना। महासचिव बुलाएगा, और कब बुलाएगा, जब सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बहुमत के द्वारा अनुरोध करेंगे, ठीक है ना। बहुमत के द्वारा जब अनुरोध कर देंगे तो महासचिव क्या करेगा, विशेष अधिवेशन बुला लेगा। महासभा अपनी प्रक्रिया के नियमों को स्वतः अंगीकार करती है, सही बात है। प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति निर्वाचित करती है, जो महासभा की कार्रवाई का संचालन करता है, ठीक है ना। तो ये वही बात थी जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या करेगी कि भाई इनका जो सभापति निर्वाचित होता है वो महासभा की कार्रवाई का क्या करता है, संचालन करता है साथियों। अब इनके अधिकार और कर्तव्य कौन कौन से हैं उस पर एक बार नजर मारेंगे। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा वाद विवाद कर सकती है, ठीक है ना। अब सुरक्षा परिषद के पास अगर कोई विषय पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई समस्या पड़ी हुई, कोई विषय पड़ा हुआ है या कुछ कार्य पड़ा हुआ है, तो उस पर क्या कर देगी, महासभा वाद विवाद कर सकती है, चर्चा कर सकती है। ये बिल्कुल संसद जैसा है। संसद, अपने दिमाग के एक कोने में संसद को बिठा लो, संसद को बिठा लो, ठीक है ना। ये हमारे भारत का संसद हो गया ये, ठीक है ना, हमारे भारत का संसद हो गया। और भारत में कितने सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, आपका जम्मू कश्मीर
आपका अलग अलग, मतलब संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और क्या है आपके राज्य भी हैं, इस तरह से समझो। तो उसी तरह से क्या है, ये महासभा जो है ना, महासभा एक प्रकार से पूरे विश्व की संसद हो गई, और विश्व में अलग अलग है, अमेरिका है, रूस है, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, टर्की, दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, आपका आसियान के देश हैं, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल, ये सारे हो गए। तो ये सारे छोटे छोटे क्या हो गए, राज्य हो गए, और ये इन राज्यों की क्या हो गई, संसद हो गई। ये क्या हो गई, संसद हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से समझोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर। सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंग अपने वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं। अब सुरक्षा परिषद का जो है ना, अन्य अंग अपने वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं, और सभा की निर्धारित तिथि पर इन पर विचार होता है। अब जैसे जैसे ये है ना सर दोस्तों, कार्यपालिका या मंत्रिमंडल, या मंत्रिमंडल अपने कार्य का लेखा जोखा किसको देता है, किसके प्रति जवाबदेह होता है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, लोकसभा। ठीक है ना, उसी प्रकार क्या है कि यहाँ पे जो ये है ना सुरक्षा परिषद, ठीक है, और जो बाकी सारे अंग हैं, ठीक है ना, चाहे वो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो, चाहे आपका वो सामाजिक आर्थिक परिषद हो, ठीक, ये सारे सब क्या करेंगे, ये अपने वार्षिक कार्य का विवरण, अपने वर्ष में जो भी काम किया है उसका विवरण महासभा के पास, महासभा को देंगे, और महासभा इस पे क्या कर सकती है, चर्चा कर सकती है, विचार विमर्श कर सकती है। ठीक है ना, कि भाई ये खर्चा आपने जो किया या ये जो कार्य किया ये कहाँ तक प्रासंगिक था, और आपने कहाँ कितना अच्छा किया, कितना अच्छा नहीं किया, और कितना बेहतर हो सकता था, कोई सुझाव है, वो सारे डिस्कशन कहाँ होंगे, महासभा में होंगे साथियों। महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों एवं न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। ठीक है ना, तो क्या करेगी, महासभा सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, 5 तो स्थायी हैं, 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करेगी। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का चुनाव करेगी, और न्याय परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करेगी महासभा। ठीक है ना, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कार्य कौन से महासभा के नहीं है, उसके अंदर लिख देगा कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों का चुनाव। ठीक है ना, तो याद रखना ये कि महासभा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, स्थायी सदस्यों का चुनाव नहीं करती। वो तो स्थायी है, उनको कैसे चुना जाएगा, है ना, उनके वो तो स्थायी है, वो कभी नहीं हटेंगे, उनका चुनाव नहीं हो सकता, वो तो पहले सिलेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचन करने का अधिकार समान रूप से महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों का, तो ये दोनों सम्मिलित रूप से, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। ठीक है ना, मिलके नए सदस्य को पद ग्रहण की अनुमति महासभा देती है। ठीक है ना, पद ग्रहण करना है तो कौन अनुमति देगी, महासभा देगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर कोई नया सदस्य चुना जाना है, ठीक है, यूएनओ का कोई नया सदस्य चुना जाता है, तो सिफारिश कौन करेगी, सुरक्षा परिषद करेगी, और महासभा उस पर अपना मोहर लगा देगी कि भाई ये हो गया, सदस्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ आय व्यय बजट महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आय का और व्यय का बजट होता है ना, वो भी महासंघ द्वारा स्वीकृत होता है। महासभा का अन्य अंगों पर स्वतः आर्थिक नियंत्रण, तो आर्थिक नियंत्रण ये एक प्रकार से करती है। ठीक है ना, अब जैसे सुरक्षा परिषद का कुछ बजट है, सुरक्षा परिषद का कुछ बजट है, उसके अपने रख रखाव खर्चे का खर्चा है, तो ये बजट कहाँ पास होगा, ये महासभा में पास होगा। कहाँ होगा, महासभा में पास होगा। ठीक है ना, उसी तरह न्यास परिषद है या सचिवालय है, सचिवालय, ठीक है ना, उसका जो अपना बजट होगा, उसका जो अपना खर्चा होगा, कहाँ पास होगा, महासभा में पास होगा। इसी तरह से न्यास परिषद का कहाँ पास होगा, सारा का सारा यहीं पे पास होगा। ठीक है ना, उदंड राष्ट्रों को निकालने जानने का अधिकार भी महासभा को प्राप्त है। ठीक है, उदंड मतलब जो क्या करते हैं, जो यूएन के चार्टर के अनुरूप या अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें उदंड राज्य कहा जा सकता है या राष्ट्र।
अब इसके कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ऐच्छिक कार्य होते हैं, ठीक है ना, और अनिवार्य कार्य। महासभा का ऐच्छिक कार्य है, चार्टर के अनुसार महासभा दो प्रकार के कार्य हैं, इनमें से ऐच्छिक और दूसरा अनिवार्य। तो आपसे सीधे पूछेगा निम्नलिखित क्या बोलते हैं, महासभा के कौन से कार्य हैं, ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महासभा का अनिवार्य कार्य है, या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महासभा का ऐच्छिक कार्य है। तो ये याद रखना, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हुए नजर आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महासभा का ऐच्छिक कार्य है, ठीक है, या ऐच्छिक कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महासभा का अनिवार्य कार्य है या अनिवार्य कार्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। पहला कार्य अर्थात ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना, सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों के सहयोग स्थापना की चेष्टा करना। ये सब ऐच्छिक श्रेणी में इसलिए रखा गया है कि चार्टर के मंतव्य के अनुसार अब सुरक्षा परिषद में पेश हो, ठीक है ना, ये सब सुरक्षा परिषद में पेश हो। इन सब विषयों के संबंध में महासभा तभी अपना मत निश्चित कर सकती है जब सुरक्षा परिषद उस पर परामर्श का अनुरोध। क्या होगा कि जब इन सब विषयों से संबंधित सुरक्षा परिषद महासभा को कहेगी कि भाई इन पे चर्चा की जाए या किए जाए, तभी वो करेगा, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद परामर्श के लिए अनुरोध कर सकता है या उसको कह सकता है कि भाई इस पे चर्चा की जाए, ठीक है ना। कोई देश किसी देश पे आक्रमण कर रहा है तो ये सारी पहल कौन करेगा, ये सुरक्षा परिषद करेगी इनमें, ठीक है। चाहे शांति को खतरे को दूर करना हो, शांति की स्थापना करना हो, सुरक्षा हो, कहीं पे सेना भेजनी हो, ये सारे कार्य आपके सुरक्षा परिषद क्या करेगा, लेके आएगा और वो महासभा से इस पे चर्चा के लिए कह सकता है, उससे परामर्श मांग सकता है। तो तब महासभा इसके लिए तैयार हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। अब अनिवार्य कार्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आय व्यय पास करना, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है या उसके जो विभिन्न अंग है उसका आय और व्यय का बजट पास करना, ठीक है ना, ये इसका अनिवार्य कार्य, ये करना ही पड़ेगा। इस सुरक्षा परिषद अन्य संस्थाओं संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करेगा। भाई जो और समितियां हैं, संगठन है, वो कोई रिपोर्ट पेश करती हैं तो उन पे चर्चा करेगा। न्याय परिषद का निरीक्षण करेगा कि भाई ट्रस्टीशिप काउंसिल कैसे कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है और बेहतर कैसे कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन व जांच पड़ताल करना, वह सिफारिशें जारी करना, ठीक है। ये कार्य भी इसका क्या है, अनिवार्य कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा, धर्म के मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता देना। तो क्या है, आपका ये मौलिक अधिकारों पर बहुत ज्यादा बल देता है, ठीक है साथियों। जाति, लिंग, भाषा, धर्म और मानव अधिकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महासभा की समितियां हैं कि ये कई सारी, निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक और वित्त समिति, सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, विशेष राजनीतिक एवं औपनिवेशिक संविधान स्वाधीनता समिति, प्रशासनिक एवं बजट समिति और कानूनी समिति। अब ये कई सारी समितियों के माध्यम से काम करता है, ठीक है ना। ये इसमें समितियों में कौन होते हैं, विशेषज्ञ लोग होते हैं और उससे संबंधित मामलों पे ये गहन अध्ययन विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदुस्तान में भी क्या होता है, हमारे भी संसद की कई सारी समितियां हैं, ठीक है ना। कुछ स्थायी समितियां हैं, कुछ अस्थायी समितियां होती हैं। तो वो समितियों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि महासभा के पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो क्या बोलते हैं सारी मामलों पे सब पे एक साथ इतना गहन अध्ययन कर सके। तो ये क्या करते हैं, ये किसी मामले को उठाकर दे देते हैं, समिति को दे देते हैं, ठीक है। कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को भेज दिया जाएगा और वो उस पर बहुत गहन अध्ययन करेगी, उसकी उसमें क्या क्या खामियां हैं, उसकी अच्छी बातें क्या क्या हैं, उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, ठीक है, भविष्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उस पर सारा डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये महासभा की 6 प्रमुख समितियां हैं। तो आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी महासभा की प्रमुख समिति नहीं है, क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी महासभा की समिति नहीं है। ये क्वेश्चन आया भी है। और क्या पूछेगा आपसे, पहला दे देगा निशस्त्रीकरण,
पहला हो गया। दूसरा देगा आपको कानूनी समिति, प्रशासनिक और बजट समिति, व बजट समिति। और फिर क्या देगा चौथा नंबर, 4 नंबर पे क्या देगा, 4 नंबर पे डाल देगा आपको न्याय परिषद, न्यास परिषद, ठीक है ना, ये डाल देगा। तो ये क्या ही था, उसका वो पार्ट है, ठीक है, उसकी समिति नहीं है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि ये जो समितियां हैं, ठीक है ना, और समितियों को उठा के उसमें डाल देगा, क्या बोलते हैं, आपके जो महासभा के जितने भी अंग हैं, ठीक है ना, पूछ लेगा महासभा निम्नलिखित में कौन सा महासभा का अंग नहीं है, और वहां पे ये होगा निशस्त्रीकरण और आपका सुरक्षा समिति, इस तरह से डाला होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनता रहता है। तो निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित 6 प्रमुख समितियां हैं महासभा की, निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक और वित्त समिति, सामाजिक मानवीय व सांस्कृतिक समिति, विशेष राजनीतिक और औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति, और प्रशासनिक बजट समिति, और कानूनी समिति। महासभा का अधिवेशन हर सितंबर के दूसरे मंगलवार से स्टार्ट होकर क्रिसमस तक, कहीं पे क्रिसमस लिखा हुआ है लेकिन ये मध्य, क्या दिसंबर के मध्य तक चलता है, दिसंबर माह के मध्य तक, कहाँ, दिसंबर माह के मध्य तक, मध्य तक चलता है, ठीक है ना, क्रिसमस नहीं, ये गलती से लिखा गया होगा। विशेष अधिवेशन भी होते हैं। 1974 में अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों पर 2 विशेष अधिवेशन हुए थे, 1978 और 1982, और 1988 में निशस्त्रीकरण के बारे में 3 विशेष अधिवेशन हुए थे, ठीक है। फिलिस्तीन संबंधी शांति प्रस्तावों को सुनने के लिए महासभा ने एक विशेष अधिवेशन 19 दिसंबर 1988 को जिनेवा में किया था, ठीक है। तो ये याद है कि विशेष अधिवेशन होते हैं और कब कब हुए हैं, ये उनकी डेट है। 50वीं वर्षगांठ और उसके चार्टर लागू होने के उपलक्ष्य में भी वर्ष भर में चल रहे कार्यकलापों का समापन 22 से 24 अक्टूबर 1995 तक महासभा की विशेष स्मारक बैठक में हुआ था, ठीक है। तो 50वीं वर्षगांठ पे भी क्या हुआ था, एक विशेष वो हुआ था, आपका अधिवेशन हुआ था। अब इसकी बैठकें न्यूयॉर्क में होती हैं खास तौर पे। इसका पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था। साधारण वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त यदि महासभा के सदस्य बहुमत से अधिवेशन की मांग करें या सुरक्षा परिषद चाहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 15 दिन के महासभा की बैठक बुला सकते हैं। कौन चाहेगा भाई, महासभा के सदस्य बहुमत से, ठीक है ना, महासभा के सदस्य बहुमत से करें, और या फिर सुरक्षा परिषद, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद चाह दे तो क्या होगा, आपका जो महासचिव है वो 15 दिन के अंदर क्या बुला लेंगे, बैठक बुला लेंगे। विशेष अवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर, ठीक है ना, 9 सदस्य, एक प्रकार से ये क्या हो गया, बहुमत हो गया, ठीक है ना, बहुमत हो गया। अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अगर सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य अगर अनुरोध कर दें तो 24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसमें 5 राष्ट्र, ठीक है ना, 5 वीटो वाले राष्ट्र जरूर होंगे, वीटो वाले देश जरूर होंगे, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ऐसा अवसर कब आया था, जब सवेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद मिस्र पर फ्रांस और ब्रिटेन ने आक्रमण कर दिया था, तब ये बुलाया गया था विशेष 24 घंटे की सूचना पर क्या बुला लिया गया था, विशेष अधिवेशन बुला लिया गया था। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, शांति के लिए एकता प्रस्ताव पूछा गया था। विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया था। तो ये डेट याद रखना, कब, 3 नवंबर 1950 को, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, ठीक है ना, उस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप महासभा को सामूहिक कार्यवाही एवं सेना का उपयोग करने की सिफारिश का अधिकार मिल गया, ठीक है ना। इससे पहले क्या था कि ये सब कुछ डिपेंड करता था सुरक्षा परिषद के कहे तब, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद चाहे तब, सुरक्षा परिषद की इच्छा पे। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित कर लिया। उसके बाद ये वाली जो पावर है कि भाई सामूहिक कार्रवाई और सेना का उपयोग करने का जो अधिकार है ना, वो किसको मिल गया,
वो महासभा को मिल गया, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा परिषद की असमर्थता के 24 घंटे के भीतर ही महासभा ने आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का प्रावधान हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। यदि महासभा की बैठक उस समय नहीं हो रही हो तो सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के वोट पर या संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्यों के वोट पर इस प्रकार के अधिवेशन की प्रार्थना इस अधिवेशन की प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटों के भीतर विशेष आपातकालीन अवधि, ये तो वही बात है जो अभी हमने डिस्कस किया कि 24 घंटे के अंदर में कैसे अधिवेशन बुलाना है आपातकालीन। छोटी असेंबली, यहां से वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी 13 नवंबर 1947 को अंतरिम समिति नामक एक सहायक संघ अंग स्थापित किया गया। इसे छोटी असेंबली कहा जाता है। दोस्तों होता क्या है ना कि भाई अब महासभा तो वर्ष में 2.5 महीने, 2.25 महीने ही काम करेगी। बाकी टाइम क्या होगा कि बाकी टाइम भी तो कुछ कार्य आते रहते हैं ना, वो कार्य कैसे होंगे? तो छोटी असेंबली उसी कार्य को करती है। यह महासभा का बहुत छोटी रहती है, जिसे पंचमास और सदा अधिवेशन में बने रहने वाली संस्था कहते हैं। यह महासभा का सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। इसके लिए ये जांच कमीशन नियत कराने, आवश्यक अन्वेषण, महासचिव से महासभा के विशेष अधिवेशन बनाने की सिफारिश करने का अधिकार है। अभी क्या है कि जैसे महासभा का अधिवेशन हर समय तो चलेगा नहीं, 2.5 से 2.25 महीने ही चलता है। तो उस समय छोटी असेंबली होती है ना, वो कार्य करती रहती है, वो हमेशा अधिवेशन में बनी रहती है, ठीक है। और ये क्या है कि भाई इससे संबंधित जो भी मामले होंगे महासभा से संबंधित, उन पे जांच कर सकती है, खोज कर सकती है, अन्वेषण कर सकती है, ठीक है, उन पे विचार विमर्श कर सकती है। तो ये है छोटी असेंबली। महासभा के प्रत्येक सदस्य को इसमें एक सदस्य भेजने का अधिकार है। आरंभ में ये दो बार 1 वर्ष के लिए बनाई गई थी। नवंबर 1949 में अनिश्चित अवधि के लिए पुनर्स्थापित किया गया। 1952 से इसकी कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है, तो इसकी अभी बैठक होती नहीं है। लेकिन याद रख लेना, क्वेश्चन कभी पूछ रहे कि छोटी असेंबली क्या है, तो क्या है, ये अंतरिम समिति है या एक छोटा वो है, आपका एक महासभा का छोटा रूप है, ठीक है। अब महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण, अब कुछ इसने काम किए हैं जिससे इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। महासभा में सभी देशों का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, ठीक है ना। क्या है, सभी देश इसके प्रतिनिधि हैं, जिससे लोकतंत्र के युग में यह विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है। अब भाई इसमें क्या है कि हर एक देश का प्रतिनिधित्व है, तो इसे क्या है, एक प्रकार से विश्व लोकमत या विश्व लोकतंत्र का एक उदाहरण मान सकते हैं। जनमत की शक्ति के कारण इसके द्वारा लिए गए निर्णयों की उपेक्षा करना किसी सदस्य राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। अब क्योंकि इसके अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं, मतलब सबकी राय मशवरे से लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी एक आदमी ने चाह दिया तो कोई कानून या कोई नियम बना दिया या कोई कार्रवाई कर दी, नहीं। जो भी कार्य होगा वो क्या होगा, लोकमत पे होगा, जनमत पे होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जब उसके लिए स्वीकृति देंगे बहुमत के आधार पर, तभी वो कार्य होगा। तो इसीलिए इसके सदस्य राष्ट्र जो हैं उनके लिए इसकी अवहेलना करना बड़ा कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि इसका अवहेलना करने का मतलब यह है कि समर्थन में जितने भी राष्ट्र हैं आप उन सब की अवहेलना करते हो। राज्यों के पास आपसी विवाद दूर करने के लिए महासभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनका असाधारण महत्व है, जिससे इनकी शक्तियों या प्रभाव में वृद्धि हुई है। तो इसने विवादों को हल किया है महासभा ने अलग अलग प्रस्तावों से, तो उसका क्या है, एक बहुत ज्यादा महत्व है। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के बार बार प्रयोग होने के कारण कई बार महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिल गया। अब सुरक्षा परिषद में क्या होता है कि इसमें वीटो लगा देते हैं बार बार, वीटो, क्या, हर एक वीटो लगा देता है, वीटो लगा देता है सुरक्षा परिषद में। वीटो, वीटो क्या है इनके लिए, जैसे एक प्रकार से वो हो गया है, एक इनकी सुरक्षा के लिए या अपने फायदे के लिए ये लोग वीटो यूज करते हैं जिन देशों के पास वीटो है, ठीक है ना। रूस, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है ना, ये सब क्या, चीन, इनके पास क्या है, वीटो है। और ये अपने लाभ के लिए और दूसरे देशों की हानि के लिए वीटो लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया कि ऐसे में मौका मिल गया महासभा को अपने अधिकार को बढ़ाने का। क्यों? कि जब वहां पे वीटो लगा के जब तुम काम नहीं करोगे तो हम काम करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, जब आप काम नहीं करोगे तो हम काम करेंगे। निषेधाधिकार के उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए इससे छोटी असेंबली, लिटिल असेंबली बनाई गई थी। बाद में शांति प्रस्ताव के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया। इन दोनों घटनाओं के लिए प्रतिष्ठा और शक्ति में
अभी जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया ना, इससे महासभा की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हो गई। इससे क्या होगा, इससे इसको कहीं पे भी सेना भेजने का एक अधिकार मिल गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, इनसे क्या हुआ, इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। और क्या क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में लगातार वृद्धि हो रही है भाई। ठीक है ना, पहले कितने थे, 51 थे, अब कितने हो गए, 193 हो गए हैं। तो ये भी क्या है कि ये इसमें इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण है कि लोग इसमें विश्वास दिखा रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम अपनी आवाज रख सकते हैं, हमारे विचारों को सुना जाता है, और यहाँ पे क्या है कि दादागिरी नहीं है, यहाँ पे बहुमत पे लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पे कार्य किए जाते हैं। तो ये क्या है, इससे भी इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। आज की डेट में लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतकरण कहा जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये अणु बम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपड़ा, आवास, सभी समस्याओं पर विचार करती है, सिफारिश करती है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्र इसकी कार्रवाइयों से बड़ी आशा भरी देश। अब ये क्या है कि दोस्तों, कोई भी मामला हो, चाहे परमाणु बम हो, चाहे मानवीय कल्याण हो, भोजन, कपड़ा, रोटी, बीमारी, आवास, हर एक चीज पे ये चर्चा करती है और सिफारिश करती है और हेल्प भी करती है, सुझाव देती है। ठीक है ना, तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश क्या है, ये अभी अभी आजाद हुए हैं। ये बहुत लंबे टाइम तक क्या थे, औपनिवेशिक ताकतों का शिकार थे, इनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ है। तो इन राष्ट्रों के लिए जो है महासभा है वो बहुत हेल्प कर सकता है इन लोगों की। ठीक है ना, तो ये उनसे बहुत ज्यादा आशा लगाते हैं। अल्पकालिक सेना की नियुक्ति के कारण भी महासभा की प्रतिष्ठा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है ना, सुरक्षा परिषद के साथ ही महासभा को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। इस अधिकार का समुचित प्रयोग कर महासभा ने अपनी प्रतिष्ठा में क्या है, वृद्धि की है। तो ये सुरक्षा परिषद के साथ साथ क्या है, महासभा भी अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करती है। तो इससे उसकी क्या हो गया, उसका महत्व ज्यादा बढ़ गया है। महासभा को अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार भी इसे संघ के अन्य अंगों की अपेक्षा विशिष्ट स्थिति प्रदान करते हैं। मतलब वो कोई खोज कर सकता है और जांच कर सकता है। तो ये जो अधिकार है, ये भी उससे क्या विशेष स्थिति प्रदान करते हैं। तो ये सारे थी, ये महासभा के बारे में हमने डिस्कशन किया। महासभा की क्या कार्य हैं, महासभा में कैसे सदस्यता मिलती है, महासभा का अधिवेशन कब कब चलता है, इसकी समितियां कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन से कार्य करती है, ये सारा अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सारा हमने इसमें डिटेल से हमने डिस्कशन किया है दोस्तों। ठीक है, तो आप होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। तो इससे ज़्यादा इसके अंदर आता नहीं है, जितना आता है उतना मैंने मतलब जितना एग्जाम में आता है उतना मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आप बुक्स जरूर पढ़िए, समझिए, आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है ना, तो साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, ये कीजिए। ठीक है, 500 का टारगेट है, तो ये 500 का टारगेट होता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो, जितना भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उतना अच्छा होगा, उतनी मेरे को हेल्प मिलेगी, है ना। तो ताकि मैं, अगर आप ये करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से कार्य कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही। आज फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।